नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हाजिर हैं टैक्स गुरु के साथ इनकम टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। पूरे साल हम सभी पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं, इसके रास्ते ढूंढते रहते हैं। इसके लिए हम कई तरह के निवेश भी करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन और हमारी जल्दबाजी में कई बार हम ज्यादा उलझ भी जाते हैं और आपकी इसी उलझन को दूर करते हैं हम यहाँ टैक्स गुरु में। मेरा साथ दे रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और लखोटिया जी हमारा साथ लंबे समय से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे ताकि आपका टैक्स बच सके और आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सके। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन खास टॉपिक्स पर हम फोकस करने वाले हैं। जानेंगे क्या है एडवांस रूलिंग और कैसे टैक्स पेयर्स को होता है इससे फायदा, सुलझाएंगे दर्शकों की निवेश से जुड़ी उलझने और पता करेंगे कि एनआरआई की भारत में बैंक एफडी से इनकम होने पर टैक्स की देनदारी कैसे होती है। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके एक फायदे की बात से। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पुराना है लेकिन शायद आप कम जानते होंगे और ये कॉन्सेप्ट है एडवांस रूलिंग का। क्यों लखोटिया जी, एडवांस रूलिंग बहुत कम लोग जानते हैं, क्या होता है ये और इससे टैक्स पेयर को कैसे फायदा मिल सकता है? आपने मेन बात बता दी कि कंसेप्ट तो है पुराना पर हमारे दर्शक कम जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 1993 से आयकर कानून में एक प्रावधान है और जिसके तहत धारा एक है 245N 245N इनकम टैक्स लॉ में, और उसके तहत एडवांस रूलिंग के प्रोविजन है। मेनली ये एडवांस रूलिंग जब पहली बार आया था भारत में इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, तो इसलिए था कि हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस इंडिया में निवेश करें या कोई कोलैबोरेशन करें तो पैसा या टैक्स कैसे लगेगा नहीं लगेगा इस बारे में बाद में झंझट नहीं हो, तो एडवांस में ही अपना सवाल पूछ के उस पर टैक्स की क्या देनदारी होगी इस बारे में चर्चा कर लें। बाद में ये खुशी की बात है कि ये कंसेप्ट लागू हो गया इवन फॉर रेसिडेंट इंडियंस, और पर्टिकुलरली इस वर्ष तो इनकम टैक्स कानून के द्वारा जो बजट आया उसमें फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2014 के तहत ये क्लियर कट हो गया कि रेसिडेंट इंडियंस भी कुछ केसेस में एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। और इसी प्रकार थर्ड कैटेगरी आ गई अलग तरह के टैक्स पेयर्स के लिए। पर ध्यान रखना भैया, जब कभी भी एडवांस रूलिंग के लिए पत्र लिखना हो तो केवल लव लेटर मत लिखना आयकर विभाग को, आप लिखना इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 34C 34D 34E। 3 तरह के फॉर्म हैं, इनमें से जो एप्लीकेबल हो उसको लेकर भरें। पर्टिकुलरली जो एनआरआई है और वो पूछ रहे हैं कोई सवाल एडवांस रूलिंग का, उनको भरना है 34C और रेसिडेंट भरेंगे 34D और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग भरेंगे 34E। एक और खास बात, हर लेटर या एप्लीकेशन जो भरेंगे आप एडवांस रूलिंग के लिए उसमें 10,000 रुपए की फाइलिंग फीस भी जमा करानी होगी। चलिए, तो ये बहुत ही मददगार बात है कि आप एडवांस रूलिंग के तहत पूछ सकते हैं, सवाल जवाब पा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक फी भी आपको जमा करनी है इसके साथ और कुछ फॉर्म्स का भी ख्याल रखना होगा। अब सवालों का रुख करेंगे। बंगलुरु से दीपक कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, टैक्स गुरु तक आपकी आवाज पहुंच रही है। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी, दीपक जी बोलो जी। मैंने आपका लेख मनी कंट्रोल में पढ़ा जो आपने 15 टिप्स दी हैं इन्वेस्टमेंट की और टैक्स सेविंग की। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। धन्यवाद जी। एक जगह में सब आय करदाता के लिए किसी भी उम्र का हो उसके लिए बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन। मेरा सवाल उस सजेशन है जो आपने दिया है कि अगर एक पति पत्नी ज्वाइंट होल्ड करते हैं तो वो हर साल 2-2 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, इनकम से ले सकते हैं। तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या मुझे आप समझा देंगे, बता देंगे? पहले तो ये बता दें आप मुझे कि आप चाहते तो एक ही घर है ना, दोनों पति पत्नी एक साथ रहना चाहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तब ठीक है। ऐसा है भैया, इसका मतलब ये है कि एक मकान और मालिक उसके 2 पति और पत्नी, अगर दोनों जने को ओनर्स हों और दोनों जने अपने अपने पैसे उसमें लगाएं, पैसे नहीं हो तो लोन ले लें, किसी से भी लोन ले लें, पर अगर अपने अपने पैसे लगाएंगे तो दोनों को अलग अलग 2-2 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलेगी। कहने का सीधा मतलब है, आपने अब बड़ा मकान ले लिया, 4 लाख रुपए तक साल का ब्याज दे रहे हैं आप इस मकान के लिए,
तो 2 लाख की छूट आपको मिलेगी और 2 लाख की छूट आपकी पत्नी को मिलेगी। ज्यादा कुछ करना कुछ नहीं है, केवल यही ध्यान रखना है जितने रुपए का मकान है दोनों जने आधा आधा खरीदे, दोनों जने हाफ हाफ पेमेंट करें और दोनों ही जने हाफ हाफ ईएमआई का भी पेमेंट करें। और दोनों का ही ये जो निवेश है अपने पैसे से हो, ये नहीं कि पति पत्नी के नाम पर निवेश कर रहा हो, पत्नी भी अपने पैसों से ये निवेश कर रही है और पति भी अपने पैसों से। अनुराग सुंदर जी का अगला सवाल, अनुराग जी अपनी बेटी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो अपनी 1 साल की बेटी के लिए निवेश करना चाहते हैं और अनुराग बेटी के लिए ट्रस्ट बनाए या फिर अन्य निवेश के विकल्पों पर ध्यान दे, इस पर सलाह चाहते हैं आपकी टैक्स गुरु। मुझे लगता है अनुराग जी रोज ये गाना गुनगुनाते होंगे, नन्ही सी परी मेरी लाडली। जी हाँ, 1 साल की बेटी और वो टैक्स प्लानिंग, उसके लिए क्या करें? हम करें कुछ ऐसा जिससे अलग से फंड बन जाए हमारी नन्ही मुन्नी 1 साल की बेटी के लिए, ताकि आने वाले 25, 30, 40 साल तक उसके फंड्स ग्रो करते रहें। इसके लिए एक और बात ध्यान रखना है, हम ऐसा कोई फंड नहीं बनाएं जिससे उस माइनर बेबी की इनकम माता या पिता की इनकम में शामिल हो जाए और टैक्स लग जाए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। और इसके लिए बेस्ट विकल्प जो मैं हमारे दर्शकों को देना चाहूंगा, अनुराग जी आपके सवाल का उत्तर और साथ ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए बेनिफिट सेम आंसर, जिनके माइनर बच्चे हैं वे बच्चे के नाम में गिफ्ट लेके और निवेश न करें, अन्यथा क्लबिंग होगा। तो क्या करें? माइनर बच्चे के लिए आप बनाओ 100% स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ट्रस्ट। जी हाँ, ये ट्रस्ट जिसका मालिकाना हक केवल आपकी 1 साल की बेटी के लिए होगा। पर एक इसमें और ध्यान रखना है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक अहम फैसला जो कई साल पहले हो गया, अभी तक बरकरार है, जिसके अंदर कहा गया कि अगर माइनर के लिए ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि माइनर जब तक माइनर रहेगा उसके ऊपर हम खर्चा नहीं करेंगे, तब माता पिता के लिए भी क्लबिंग प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। इसलिए आप बना डालिए माइनर 1 साल की बेटी के लिए 100% स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ट्रस्ट और निवेश करते जाइए आज और अभी और आने वाले समय के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लाएंगे कुछ और फायदे की बात। हम आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको नुकसान हुआ है, लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, तो क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और क्या इस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपके सवालों का हम जवाब देते हैं और टैक्स को थोड़ा सा आसान बनाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है करदाताओं को जब उन्हें नुकसान होता है, और इस फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक मार्केट में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में क्या इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने सालों के लिए कर सकते हैं? लखोटिया जी से समझते हैं। लखोटिया जी, क्या इस लॉस से आप बचा सकते हैं? बचाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? और क्या इस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है किसी इनकम के साथ? पहले तो मैं ये बतला दूं हमारे सारे दर्शकों को कि इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू में कुछ महीने जब तक मोदी सरकार नहीं बनी थी तब तक तो लोगों को लॉस हो गया, उसके बाद लॉस होने का चांस नहीं है और न ज्यादातर को लॉस हुआ है। पर आपने जो सवाल उठा दिया, आपकी हर बात में मैं एग्री नहीं करूंगा। आप सोचिए हर बात में एग्री करेंगे, हाँ 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 करके और बता देंगे बेनिफिट लोगों को। जी नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में निवेश किया, 1 साल से ज्यादा रुपए वहां रखे और आपको लॉस हो गया, उस लॉस का इनकम टैक्स में कोई भी छूट आपको प्राप्त नहीं होगा। चलो इस साल नहीं, अगले साल तो मिल जाएगा, नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये बात इसलिए है कि आयकर की धारा 10 के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है जहां पर इनकम एग्जम्प्टेड होता है। उसमें एक आइटम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटी, टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। और वो इसी प्रकार का है ये आइटम जैसे एग्रीकल्चर इनकम होती है, खेती की इनकम, उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर आप कहें कि इस साल खेती का माहौल खराब था, मेरी इनकम तो हुई 5 लाख पर मैंने खर्च कर दिए 10 लाख, तो 5 लाख का नुकसान मुझे सरकार आप दे दो, जी नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल लॉस। उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया,
स्टॉक मार्केट में, तो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। लखोटिया जी की बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसकी भरपाई आपको खुद से ही करनी होगी। इनकम टैक्स के कानून आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं और गलती से इस लॉस को क्लेम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सवालों का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निसार धर्मसे जी का सवाल शामिल करते हैं। निसार ये सवाल अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। इनके बेटे एनआरआई हैं और उनकी भारत में फिक्स डिपॉजिट से इनकम है। बेटे ने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है और कुछ एनआरई अकाउंट के जरिए भी फिक्स डिपॉजिट है जिसका ब्याज इन्हें 2.5 लाख से ज्यादा आता है। तो निसार जी समझना चाहते हैं कि क्या उनके बेटे को भारत में हुई इस इनकम पर टैक्स देना होगा। निसार जी, पहले तो ये समझ लीजिए, एनआरआई के लिए फायदे की बात, भारत में वर्ल्ड इनकम पे टैक्स नहीं देना है। केवल भारत में भारत की जो इनकम है केवल उस पे टैक्स देना है। अब आपने कहा कि आपके बेटे की इनकम है बैंक एफडीआर से और वो भी 2.5 लाख से ज्यादा। जी हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा अगर इनकम हो भारत में तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पर बेटे ने अगर 80C का बेनिफिट नहीं लिया हो तो उसे भी बतला दें, एनआरआई है तो भी वो 80C का बेनिफिट ले सकता है। साथ ही साथ एक और बहुत ज्यादा फायदे की बात बेटे के लिए, और वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट। एक और अलग तरीके का एफडी आपके बेटे के पास है, वो है एनआरई बैंक अकाउंट के जरिए फिक्स डिपॉजिट किया हुआ। उसको इनकम में दिखलाने की जरूरत नहीं है। कहने का सीधा मतलब है एनआरई बैंक अकाउंट या एनआरई एफडी अकाउंट, दोनों कोई इनकम पूर्णतया कर मुक्त है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अन्य एफडी बेटे के पास है उस एफडी को इनकम में दिखलाना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल अमाउंट होगा तो बैलेंस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। और अब दिल्ली से एस आनंदन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंदन जी होम लोन को लेकर एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आनंदन जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। लोगी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ जो कॉस्ट ऑफ एक्यूशन में हाँ, जो एचडीएफसी लोन से परचेज किया था, हाँ, उस इंटरेस्ट को मैं क्लेम में कॉस्ट ऑफ एक्यूशन में ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भैया। आपने इंटरेस्ट का बेनिफिट पहले 1.5 लाख था, अब 2 लाख हो गया। बेनिफिट हर साल लेते गए। अब आया समय प्रॉपर्टी बेचने का, आप चाहते हैं कि उसको मैं ऐड कर दूं कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, आपने अगर क्लेम नहीं किया होता तो आप कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंकित जैन जी ने हमें ईमेल भेजा है। अंकित अपने भाई भाभी के साथ रहते हैं, घर भाई के नाम पर है और भाभी घर में को एप्लीकेंट है। अंकित अपनी भाभी को किराया दे रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किराया भाई को या भाभी को किसे अपनी इनकम में दिखाना होगा। यानी भाभी को किराया मिल रहा है, पूछ रहे क्या भैया दिखाएं इसको अपनी इनकम में। पर एक सवाल हम अंकित जी से पूछ ले। अंकित जी, आप मुझे किराया क्यों नहीं दे देते भैया? देखता हूं छूट मिलेगी कि नहीं। आप बोलोगे आपको कैसे दूं किराया, आप तो मालिक नहीं हो। वो सेम सवाल आपके घर में लागू हो रहा है। भाई और भाभी दोनों जने एक मकान में रहते हैं, एक मकान के मालिक है, पर मालिक केवल भैया है। भाभी केवल को एप्लीकेंट है, मालकिन नहीं है। इसलिए अगर आप भाभी को रेंट देंगे तो आपको टैक्स डिडक्शन या छूट हाउस रेंट अलाउंस के तहत नहीं मिलेगी। और अगर दे भी दिया, रसीद भी ले ली, तो भी वो इनकम भैया के नाम में जुड़ जाएगी। बेहतर होगा आप रेंट देवें केवल भैया के नाम में, या को एप्लीकेंट के बदले भाई और भाभी को दोनों को मालिक बनाएं और दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वली लगाएं। तब तो भाभी को आप दे सकते हैं किराया। अन्यथा भैया को ही दो और भाभी को दे दोगे तो भी जुड़ेगा टैक्स में भैया के ही। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि बेटा अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को पैसे देकर उनके नाम से एफडी करता है तो एफडी के ब्याज पर टैक्स की देनदारी किसकी होगी। वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अगर टैक्स आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये शो है आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर टैक्स को बनाते हैं आपके लिए आसान। और कई बार टैक्स से जुड़े नियमों से जुड़े कोई सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेट हो जाती है उसे भी आसान बनाते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन अब मैं टैक्स गुरु को देने वाली हूँ। टैक्स गुरु, अगर टैक्स असेसमेंट पूरा नहीं हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर देता है तो क्या ये सही है? क्योंकि इस तरह के कई सवाल अभी टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है, हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है। नॉर्मली
हमारा असेसमेंट नहीं हुआ, पता नहीं चला कि डिमांड आयकर अधिकारी ने कितनी बढ़ा दी है, तो हमारी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। पर हाँ, एक कानून आयकर कानून के अंतर्गत 281B के अंतर्गत है, सेक्शन 281B, और उसकी पूरी डिटेल्स प्रक्रिया इनकम टैक्स एक्ट के अंत में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2, उसमें लिखी हुई है। और उसके तहत अगर कोई कारण से आयकर अधिकारी को लगे कि असेसमेंट होने के के समय में आपके ऊपर टैक्स की डिमांड ज्यादा हो सकती है, आप अपनी संपत्ति को भेज के जा सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। और ये अटैचमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके शेयर्स और इन सब के ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं, उसमें से भी, फर्म से भी आपका जितना हिस्सा है उतने अमाउंट तक का अमाउंट अटैच हो सकता है। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, वहां से पैसे आपको आने हैं, अभी आए नहीं, तो सरकार, आयकर विभाग उस व्यक्ति को भी प्रेम पत्र लिख सकता है कि अमुक व्यक्ति के जो आपको पैसे देने हैं, इसको मत देओ, आयकर विभाग में जमा कराओ। ये सब पॉसिबिलिटीज है, इससे चिंता इतना करने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। परंतु कभी भी आपको लगे कि आयकर अधिकारी धारा 281B के तहत किसी एसेट को अटैच करने वाला है, तो ऐसे में सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। टैक्स असेसमेंट के प्रति जागरूकता ज्यादा होनी चाहिए। और अब रुक करते हैं सीधा सवालों का। सौरभ परवंदा जी का ईमेल हम शामिल करते हैं। सौरभ के माता पिता सीनियर सिटीजन है। सौरभ अपने माता पिता के बैंक खाते में कुछ रकम ट्रांसफर करके उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन ब्याज की इनकम को लेकर थोड़े से वो पसोपेश में है कि और जानना चाहते हैं कि ब्याज की जो रकम है वो सौरभ की इनकम से जोड़ी जाएगी या फिर वो पेरेंट्स की इनकम कंसिडर की जाएगी। सौरभ जी, बड़ा सिंपल है, आपने पिताजी और माताजी के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। पहले जरा ये देखो, जो जमा करा दिए वो राशि क्या है? आपका लोन है या कुछ भी नहीं है, या माता पिता के नाम में एफडी है केवल, या गिफ्ट है? बेस्ट प्रकरण ये होगा कि आप माता पिता के नाम में प्यारा सा 2 लाइन का लव लेटर लिख के दे दें कि आदरणीय पिताजी, आपको मैं इतने लाख रुपए की एफडी के लिए पैसे दे रहा हूं और ये मेरी तरफ से आपके लिए प्यार भरा तोहफा है, गिफ्ट है। अगर ये लिख के दे देंगे तो इससे जो इनकम होगी, कल से जो ब्याज की इनकम माता पिता को मिलेगी, वो उनकी इनकम मानी जाएगी, आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। और कितनी भी रकम ये गिफ्ट कर सकते हैं या जितनी चाहे उतनी दे दे। चलिए, तो सौरभ जी आप जितनी चाहें, लेकिन ये जरूर इंश्योर कर लें कि ये गिफ्ट है, इसका एक प्रूफ जरूर रखें। संजय अवस्थी जी का अगला सवाल। संजय जी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन रिटर्न भरकर रिफंड मांगा है, रिफंड उन्हें चेक के जरिए मिला भी, लेकिन चेक पर अकाउंट नंबर गलत लिख दिया गया। यानी कई लोग तो रिफंड का इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन जब रिफंड पहुंचा तो चेक पर अकाउंट नंबर गलत लिखा है। अब क्या करना चाहिए इन्हें? या तो इनका हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसा हैंडराइटिंग होगा, पर ये तो ऑनलाइन भरा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो मुझे लगता है या तो आपके नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर है, वो लिखने में गलती हो गई होगी। बेहतर होगा इस रिफंड को आयकर विभाग को वापस लौटा दें और साथ में लिख दें कि करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर इज सो एंड सो। और हाँ, बेहतर ये होगा प्रॉम्प्टनेस के लिए कि बैंक से आपके सिग्नेचर और अकाउंट नंबर को वेरीफाई करा के साथ में लगा दे, तब आपका रिफंड आ जाएगा जल्दी से। जी, भरा तो इन्होंने ई रिटर्न था, लेकिन अब शायद इन्हें बाय पोस्ट ये सब कुछ भेजना पड़ेगा और प्रूफ करना होगा कि आपने गलत लिख दिया था, ये है आपका सही अकाउंट नंबर। पंचकुला से आयुष अग्रवाल जी का सवाल। आयुष फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक एफडी के बारे में समझना चाहते हैं। आयुष जानना चाहते हैं कि टैक्स बचत के लिए बैंक एफडी की अधिकतम सीमा क्या होती है? अधिकतम सीमा वही होती है जो आयकर कानून के अंतर्गत 80C की होती है। तो अब 80C की भी सीमा आपको बतला दें, इस वर्ष से 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख तक हम बैंक एफडी हो, चाहे इंश्योरेंस हो या अन्य कोई आइटम हो, सब मिला के निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा केवल बैंक एफडीआर में इन्वेस्ट करने की है, इस वर्ष टैक्स बचाने के लिहाज से 1.5 लाख रुपए तक की बैंक एफडी आप कर लें, टैक्स बच जाएगा। आयकर की धारा 80C। चलिए, धन्यवाद लखोटिया जी, टैक्स बचाने के लिए इतना सारा फायदा करवाने के लिए। आज के लिए हमारे शो में इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल या आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, भेजिए हमारे पास, हम रखेंगे टैक्स गुरु के सामने। SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, टीजे लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर
51818 पर इसे भेज सकते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भेजना हमें बिल्कुल ना भूलें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए, आपका फायदा करवाने के लिए। नमस्कार।